अरे तुम वो गंदी औरत हो जिसको कबूल करके मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो गया। तुम वो बदबख्त औरत हो जिसने मुझे मेरी माँ, मेरे सगे बहन भाइयों से दूर कर दिया। देखो कमर, मुझसे नौकरानी बनकर नहीं रहा जाता, समझे? मैं ना तो तुम्हारे माँ का ठेका हुआ है, ना ही तुम्हारे भाई के बच्चों का। ना तो मैं इतना खाना बना सकती हूँ और ना ही बर्तन धो सकती हूँ। सजल गुस्से से चिल्ला रही थी। कमर पास बैठा, हाथ थामा। मेरे जान, थक जाती हो ना? अच्छा चलो, मैं करूंगा बात अम्मी से, तुम ना क्या करना काम। सजल खामोश हो गई। रात को कमर अम्मी के पास बैठा हुआ था। अम्मी जान, आपसे एक बात करनी है। माँ ने हाँ में सर हिलाया। हाँ मेरे बच्चे, बोलो। अम्मी, दरअसल बात यह है कि चुप हो गया। अम्मी ने फिर पूछा, हाँ मेरे बच्चे बोलो, क्या बात है? असल में सजल आज मुझे कह रही थी वो थक जाती है, उससे इतने घर के काम नहीं होते, तो अम्मी आपसे ना कहा करें वो घर के काम करे। माँ मुस्कुराने लगी। हाँ ये बीवी, तो ये बात है, इसलिए आज सारा दिन वो सोई रही। चलो ठीक है पुत्र, नहीं कहते, लेकिन फिर गुजारा कैसे होगा? कल को तो तुम्हारे भी बच्चे होंगे, कई जिम्मेदारियां होंगी। थकन भरी जिंदगी का सफर तो अभी बाकी है। बेटा, रिश्तों से इंसान कभी थकता नहीं है। हमारे जहनों से फैले फतूर हमको थका देते हैं। बेटा, मैं किसी को पाबंद नहीं करती। वो घर गृहस्थी संभाले। एक वक्त था जब मैं ब्याह कराई थी, मिट्टी का मकान था, 10 भैंसें रखी हुई थी। मैं 18 साल की थी, बहुत लाडली थी अम्मी अब्बू की। लेकिन यहाँ आकर तेरे अब्बा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रही। बेटा, घर यूं ही बसाए नहीं जाते। खैर, तुम्हारी बीवी की मर्जी है, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी, तो बहुत मुश्किल आएंगी। ऐसा कर, तेरे भाई भी आ जाते हैं, मैं बंटवारा कर देती हूँ, तुम अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाओ। इतने में सजल भी आ गई। कमर चलें? माँ ने प्यार से पूछा। कहाँ जा रहे हो पुत्र? कमर आहिस्ता से बोला, अम्मी आज सुबह से सजल ने कुछ नहीं खाया, तो मैं सोच रहा था आज डिनर बाहर कर लें। अम्मी ने एक ठंडी आह भरी। अच्छा जाओ पुत्र। दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, खाना ऑर्डर किया। सजल खाना खाते हुए पूछने लगी, अम्मी सी बात की है या नहीं? कमर मुस्कुराकर इत्मीनान से बोला, हाँ मेरी जान, बताया है। अम्मी कह रही थी तुम लोग अलग हो जाओ। सजल के चेहरे पे एक मुस्कुराहट छाने लगी। ठीक कहा अम्मी ने, हम जिस कमरे में रह रहे हैं वही रखेंगे। खाना खाया, घर गए। 12 बज चुके थे, सब सो गए थे। माँ जाग रही थी। अपने कमरे में जाने लगे तो कमर को माँ ने आवाज दी। कमर पास जाकर सलाम किया। अम्मी, आप सोई नहीं अभी तक? अम्मी ने परेशानी में कहा। बेटा, मेरे पास बैठ, अपनी बीवी को बुला। सजल भी पास बैठ गई। माँ समझाने लगी, कमर तुम्हारे भाई कह रहे हैं सजल घर का कोई काम ना करे, लेकिन अलग ना हो। सजल के सर पे हाथ रखा। मेरी बच्ची, घर के काम काज हैं क्या? खाना बनाना, बर्तन धोने, झाड़ू पोछा। मेरी बात याद रखना। सजल बेटी, औरतें घर को घर नहीं जन्नत बनाती हैं, और जन्नत तब बनते हैं घर जब रिश्तों में मोहब्बत हो। अगर मोहब्बत एहतराम ही नहीं तो घर भी एक खंडर होता है। सजल खामोश थी, फिर आहिस्ता से बोली, लेकिन खाला, मैं चाहती हूँ मैं अलग रहूं। माँ मुस्कुराने लगी। सजल बेटी, जल्द या बदेर तुम एक वक्त आएगा पछताओगी। रिश्तों से बगावत अच्छी नहीं होती। मैं जानती हूँ सास कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सास बहू में नोक झोंक होती रहती है। ये तो जमाना कदीम से चलता आ रहा है। लेकिन अगर तुमको मेरे काम करने में परेशानी है तो मैं अपना खाना भी खुद बना लिया करूंगी और कपड़े भी धो लिया करूंगी। बाकी तुम सिर्फ अपने शौहर का काम किया करना, लेकिन हमारे साथ रहो, सबके साथ रहो। सजल की जिद थी, बस अलग रहना है। माँ ने बेबसी में कहा, ठीक है, मर्जी करो, फिर कल को कुछ भी ऊंच नीच हो हमारी बला से अलग कर दिया गया। घर में दीवार खींच दी गई। भाई तो नहीं चाहते थे, पराए घर से आई एक लड़की को सबके साथ रहना अच्छा नहीं लगता था। सजल खुद को आजाद समझने लगी। उसके चेहरे पे एक सुकून था। हम ये नहीं कहते उसने अलग होकर कुछ गलत किया था,
लेकिन रिश्ते सिर्फ खाना बनाने झाड़ू पोछे पे खत्म हो तो समझ नहीं आती ये दूरी। सजल ने कहा, कमर कल बड़ा टीवी लेकर आना, ये पुराने वाला सही नहीं है। कमर ने प्यार से कहा, ठीक है मेरी जान, ला दूंगा। टीवी भी आ गया। अब सारा दिन या तो मोबाइल फोन पे मसरूफ रहती या फिर टीवी के सामने। कमर एक होटल में वेटर का काम करता था। सारा दिन वो हार जाता मेहनत करते हुए। मालकान खरी खरी बातें भी सुनाया करते थे। घर जाता सजल फोन पे अपने मैके बात कर रही होती। कमर खौफ खाना गर्म करता, खाकर सो जाता। सजल कहने लगी, कमर मैं तो कहती हूँ हम ये घर बेचकर शहर चले जाते हैं, वहाँ कोई प्लॉट खरीद कर घर बना लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। कमर थका हुआ था। सजल पागलों वाली बातें ना करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। सजल बोली, फिर ऐसा करो मुझे 2 लाख रुपए दो। कमर हैरानगी में बोला, 2 लाख खैरियत है ना? हाँ खैरियत है, मेरा भाई दुबई जा रहा है तो अब्बू कह रहे थे उसके वीजे के 2 लाख कम हैं। कमर बेरुखी में बोला, यार तो मैं क्या करूं, 2 लाख कम हैं तो मैं खुद परेशान हूँ, 2 लाख हो तो मैं कोई काम धंधा ना शुरू कर लूं अपना। सजल आहिस्ता से बोली, मेरी जान परेशान ना हो करें आप, मैं क्या सोच रही थी, मेरा जो गोल्डन है ना उसको बेच देते हैं। मेरे अब्बू से बात हुई है, अब्बू कह रहे थे हम नया बनवा देंगे। कमर गुस्से से सजल की तरफ देखने लगा, यार तुम पागल हो गई हो क्या? अब्बू को मना कर दो, उनको बोलो हमारे पास कुछ नहीं है। सजल मुंह बनाकर बैठ गई। यही तुम्हारा भाई मांगता तो तुम घर भी बेचकर उसको पैसे दे देती। कमर बहुत थका हुआ था, करवट बदल कर बोला, यार जा जो तेरा दिल करता है वो करो, मैं कुछ नहीं जानता। दूसरे दिन कमर काम पे चला गया। सजल ने अपने भाई को फोन करके बुलाया, गोल्ड बेचकर 3 लाख रुपए अपने भाई को दे दिए। कुछ दिन गुजरे, कमर की माँ को पता चला। माँ का दिल जलने लगा, मेरा पुत्र सारा दिन गधों की तरह काम करता है और बीवी ने 3 लाख का सोना बेचकर मैके वालों को दे दिया। ये इसलिए अलग रहना चाहती थी। सास ने काफी शोर किया सजल के घर आकर। सजल गुस्से से बोली, तुमको तकलीफ क्या है, मैं गोल्ड बेचूं या घर हमारा है, हम अपनी मर्जी करेंगे। सास बहू में काफी तकरार हुआ। कमर के बड़े भाई ने अम्मी से कहा, छोड़े अम्मी, जब इसको अलग कर ही दिया है फिर क्यों दखल देना इसकी जिंदगी में। बड़ा भाई अम्मी को घर ले गया। शाम को जब कमर घर आया, सजल मगरमच्छ के आंसू रोने लगी। कमर मुझे यहाँ रहना नहीं है, बस मैं थक गई हूँ। कमर को बहुत तेज बुखार था। मेरी जान क्या हुआ? तुम्हारी अम्मी ने मुझे बहुत गालियां दी हैं, मुझे बुरा भला कहा। तुम्हारी अम्मी हमारी जासूसी करते हैं, उनको कैसे पता चला मैंने गोल्ड बेचा है? कमर परेशानी में बोला, यार जिस दुकान पे गोल्ड बेच कर आई हो वो मेरा कजन है, शादी पे आया था ना, वो बहुत कमाता है यहाँ, उसने बताया था। सजल रोते हुए बोली, कमर जो भी है तुम्हारी माँ ने मुझे गालियां क्यों दी हैं? मैं कल अम्मी के घर जा रही हूँ, मैं तंग आ गई हूँ। कमर का जिस्म बुखार से कांप रहा था। आहिस्ता से बोला, यार मुझे सोने दो, मैं नहीं सुन सकता तुम्हारी बकवास। सजल को गुस्सा आया, हाँ मैं तो बकवास करती हूँ ना, मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ ना, बस मैं ही बुरी लगती हूँ सबको। मुझे इतनी गालियां दी तुम्हारी माँ, वो तुमको नजर नहीं आती मैं बकवास करती हूँ? सजल रोने लगी। कमर को बुखार इतना था कि वो नीम बेहोशी की हालत में थी। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। बार बार दस्तक होती रही। सजल पास बैठी रो रही थी। कमर आहिस्ता से बोला, जाओ देखो कौन है। सजल चिल्लाकर बोली, कौन होगा? और तुम्हारी माँ होगी, आई होगी तमाशा लगाने। कमर ने हाथ बांधे, अल्लाह के लिए चुप करो सजल। कमर खुद उठा, दरवाजा खोला, सामने माँ थी। माँ ने सर पे हाथ फेरा, पुत्र क्या हुआ? आज 10 दिन गुजर गए, मिलने नहीं आया मुझे। आज पता नहीं क्यों दिल बहुत परेशान था, इसलिए मिलने आ गई। माँ बेड पे आकर कमर के पास बैठ गई। कमर की आंखों से पानी बह रहा था। माँ ने पूछा, अरे क्या हुआ मेरे बच्चे? कमर बोला, अम्मी बुखार है। अम्मी ने सर पे हाथ लगाया, पुत्र बुखार तो बहुत तेज है, दवा लिया नहीं? कमर ने इनकार में सर हिलाया। सजल से पूछने लगी, कुछ खाने को भी दिया है या नहीं? अब कमर क्या बताता, उसके अपने तमाशे खत्म नहीं होते। हालत काफी बिगड़ गई।
कमर की। सजल भी घबरा गई। जल्दी से कमर के भाई को बुलवाया, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप की, एडमिट कर लिया। बुखार की वजह से दौरे पड़ रहे हैं। सजल पास बैठी हुई थी। माँ, भाई कमर को ज़हनी सुकून चाहिए था, जो सजल ने उस जिंदगी को जहन्नम बना रखा था। भाई ने कमर का पर्स चेक किया, उसमें सिर्फ 100 रुपये था। भाई काफी परेशान हुआ। यार कमर, क्या हो गया तुमको? हालत क्या बना रखी है? कमर खामोश रहा। दूसरे दिन बुखार था, फिर भी काम पे जाने लगा। भाई ने डांटा, कमर पागल हो गए हो? कमर परेशानी में बोला, भाई 2 दिन बाद किस्त देनी है, वो लोग घर आ जाएंगे। भाई ने पूछा, कैसी किस्त? कमर आहिस्ता से बोला, भाई सजल ने नया मोबाइल लिया है, 50,000 वाला, बस 5,000 हर महीने उसकी किस्त है, और वॉशिंग मशीन ली है। एक भाई को बहुत गुस्सा आया। कमर, घर देखा है अपना, कच्ची छत है, उसका कुछ सोचो, मोबाइल ज्यादा जरूरी था। कमर, मैं कहता हूँ तलाक दे दो। कमर खांसते हुए बोला, भाई वो माँ बनने वाली है। दिन गुजरने लगे। सजल हर रोज कहती, यहाँ से घर बेचकर शहर चलते हैं। कमर समझाता, मैं नहीं खर्चा बर्दाश्त कर सकता इतना, लेकिन सजल बजित रही। वक्त गुजरने लगा। सजल शॉपिंग करने भी महंगे मॉल में जाती थी। माँ कमर को बहुत समझाती, बेटा सजल बदबख्त लड़की है, उसे छोड़ दो। कमर कहने लगा, अम्मी अब हमारा एक बेटा है, मुझे अपने बेटे की फिक्र है, उसका क्या कसूर है? सजल को अपने बहन भाइयों की फिक्र थी, लेकिन कमर के बहन भाइयों को देखना भी पसंद ना करती थी। साफ मना किया हुआ था, कोई भी मेरे घर ना आए, ना मैं किसी के घर जाती हूँ। कमर बहुत तंग था, लेकिन मजबूर था। बहुत 8 साल गुजर गए थे, लेकिन सजल के झगड़े, फरमाइशें और तलखियां खत्म ना हो सकी। फिर एक वक्त ऐसा आया, कमर की माँ दुनिया से चल बसी। माँ के जाने के बाद भाइयों में दूरी बढ़ने लगी। कमर पहले कभी जो भाई के घर अम्मी से मिलने चला जाया करता था, अब अम्मी भी ना रही थी, तो भाई के घर जाते हुए कदम रुक जाते। भाभी लोग अब उसे चाहत से बात ना करती थी, क्योंकि सजल ने सबके साथ झगड़ा किया हुआ था। वक्त गुजरने लगा। सजल महंगे कपड़े पहने हुए, घर में फ्रिज, बड़ा टीवी, सब कुछ था, लेकिन मकान कच्चा था। फिर देखते देखते कमर के दोनों भाइयों ने पक्के मकान बना लिए। दरमियान में कच्चा सा घर कमर का रह गया। कमर ये मंजर देखकर बहुत परेशान होता, दिल ही दिल में चीख चीख कर रोता। सजल को समझाने लगा, सजल देखो, दोनों भाइयों लेंटर वाले बड़े घर बना लिए और हम वहीं के वही हैं। सजल गुस्से से बोली, तुम्हारे भाइयों की तनख्वाह 50,000 है और तुम 30,000 कमाते हो। कमर गुस्से से बोला, मैं 30,000 कमाता हूँ और तुम्हारा खर्चा 50,000 है। सजल भी गुस्से में बोली, मैं तो कहती हूँ ये घर बेचकर शहर चले जाते हैं। कमर गाली देकर बोला, कितनी कमीनी औरत हो तुम, ये नहीं कहती महंगा मोबाइल, महंगे कपड़े छोड़कर मिलकर घर को घर बनाते हैं, तुम हमेशा ये घर बेचने की बात करती हो। सजल भी बराबर में जवाब देती, तो कमाना तुमने है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरे हुकूक पूरे करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कमर बहुत परेशान था, कौन से हक की बात करती हो? तुम वो बदबख्त औरत हो जिसने मुझे मेरी माँ, मेरे सगे बहन भाइयों से दूर कर दिया। तुम वो बदबख्त औरत हो जिसकी वजह से मैं अपनी माँ को मरने से पहले सीने से न लगा सका। तुम वो बदबख्त औरत हो जिसने अपने मैके को अपनी शौहर की कमाई खिला खिला कर उनके पैरों पे खड़ा कर दिया, और मैं देखो मेरे घर को डरता हूँ, मैं ना जाने कब ये कच्ची दीवारें टूट जाएं। तुम वो बदबख्त औरत हो जिसने कभी घर को घर समझा ही नहीं। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे 2 वक्त की रोटी खाने को भी तरस रहे हैं। तुम वो बदबख्त हो जिसने मुझे ब्लड प्रेशर, दिल और शुगर का मरीज बना दिया। अरे तुम वो गंदी औरत हो जिसको कबूल करके मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो गया। देखो मेरी आंखों के गिर्द स्याह धब्बे चीख चीख कर बता रहे हैं, मैं रातों को सो नहीं पाता। रातों को मेरे भाइयों ने बड़े बड़े घर बना लिए, उनके बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं और मेरा बेटा सरकारी स्कूल में धक्के खा रहा है। अरे सब कुछ लौट कर तुमने अपने भाई बहनों को दे दिया, मेरा क्या कसूर था? बस इतना कि तुमको बेसहारा नहीं करना चाहता था। तुम क्या समझती थी मैं तुमसे डरता हूँ? अरे इज्जत करता था तेरी, सोचता था छोड़ दूंगा तो कहाँ खार होती रहोगी। काश
تم اس میں خوش رہتی جو میں کما کر لاتا، مہنگے کپڑے، موبائل، گالم گلوچ، جھگڑوں کو چھوڑ کر میرے قدم سے قدم ملا کر چلتی۔ قمر نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، بس سجل، تھک گیا ہوں، میں تم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ سجل چیخ چیخ کر رونے لگی۔ قمر یہ ظلم نہ کرو، میں اب سنبھل جاؤں گی۔ قمر نے بیٹا چھینا، دھکے دے کر سجل کو گھر سے نکال دیا۔ سجل، میرے 12 سال تم نے جہنم بنا دیے تھے، ارے کیا کیا نہ کیا تھا تمہارے لیے۔ سجل بھیک مانگ لگی، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ سجل امی ابو کے گھر چلے گئی۔ قمر کے بھائی بھابھی بھی شور سن کر آ گئے۔ بھائی نے مایوسی میں کہا، قمر اب کیا فائدہ تھا طلاق دینے کا۔ قمر رو رہا تھا، بھائی میں تھک چکا تھا، 12 سال گزار دیے کہ سدھر جائے گی، لیکن 1 سال گزارا تھا۔ سجل جب تک بھائی بھابھی لوگوں کو قمر کے کمائی کھلاتی رہی تھی، سب مسکرا کر ملتے تھے۔ اب طلاق ہو گئی تو بھابھی نے کہا، دیکھ سجل، ہمارا خود مشکل سے گزارا ہوتا ہے، بہتر ہے تم دوسری شادی کر لو۔ سجل اب بدلتے چہرے، بدلتے رشتے دیکھ رہی تھی۔ جن کی خاطر سب کچھ کیا، وہ 1 سال میں تنگ پڑ گئے۔ قمر نے دوسری شادی کر لی۔ لڑکی بہت اچھی تھی، سمجھدار، قدر کرنے والی، 5 وقت کی نمازی، گھر کو جنت بنانے والی۔ جتنا قمر کما کر لاتا، اس میں سے پیسے بچا کر کہیں کمپنی ڈالی، کچھ پیسوں کو کارآمد جگہ خرچ کیا۔ دیکھتے دیکھتے 2 سال میں گھر بنا لیا۔ قمر بہت خوش تھا۔ اللہ نے ایک طویل عذاب کے بعد اچھی ہمسفر عطا کی۔ سجل کی شادی ایک قصائی سے ہوئی تھی، جس کے پہلے بھی طلاق ہو چکی تھی۔ وہ ہر روز اسے مارتا، گالم گلوچ کرتا۔ سجل تڑپتی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں پاگل ہو گئی تھی، میں نے بہت اچھے انسان کو کھو دیا۔ اب دن بھر کام کرتی ہوں، 20 لوگوں کا کھانا بناتی ہوں، جھاڑو پوچھا سب کچھ کرتی ہوں، اور پھر شوہر گالی دے کر بلاتا ہے، تھپڑ مار دیتا ہے۔ اے اللہ مجھے قمر واپس دے دو۔ یہ سوچ رہی تھی کہ شوہر نے گالی دے کر کہا، جلدی کھانا بنا کر میری ٹانگیں دبا کر۔ اسے بہت تیز بخار تھا، لیکن شوہر کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، بے بسی کی انتہا تھی۔ کیا کرتی اب پچھتاوے کے سوا؟ ماں بننے والی تھی۔ شوہر ہسپتال لے کر گیا۔ ہسپتال میں مٹھائی بانٹی جا رہی تھی۔ ایک کمرے میں سجل بیٹھی، پاس بیڈ پہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی، گود میں بچہ اٹھایا بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نرس نے سجل کو مٹھائی دی، سجل نے آہستہ سے پوچھا، یہ مٹھائی کیوں؟ نرس نے بیڈ پہ بیٹھی لڑکی کی طرف اشارہ کیا، ان کو اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، اس خوشی میں بیٹی کے بابا مٹھائی بانٹ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک قیامت کا سامنا ہوا۔ وہ لڑکی قمر کی بیوی تھی۔ قمر کمرے میں داخل ہوا، اس لڑکی کا ہاتھ تھاما، چلو میری جان، گاڑی آ گئی ہے، گھر چلے۔ بیٹی کو گود میں اٹھایا، سہارا دے کر بیوی کو لے جا رہا تھا کہ سجل پہ نظر پڑی۔ پرانے سے کپڑے، چہرے پہ زخم کا نشان، پاؤں میں پرانا سا جوتا، چہرے پہ ایک تھکن، بے بسی۔ سجل نے دیکھ کر ہاتھ باندھ لیے۔ قمر کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ سجل کا شوہر آ گیا، تلخ لہجے میں بولا، تو یہاں بیٹھی ہے؟ جا ڈاکٹر بلا رہی ہے، چیک کروا کے آ، اٹھ بھی جا جلدی۔ مشکل سے اٹھی، ٹانگ پہ چوٹ لگی ہوئی تھی، شوہر نے مارا تھا۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں تڑپ، بے بسی، اٹھ کر چلی گئی۔ آہ بھرنے کی بھی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ عمر بھر ان کو آنسو مناتے رہے، ان کی نظروں میں اشکوں کی قیمت نہ تھی۔ قمر اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے چلا گیا۔ ضروری نہیں ہوتا مرد ظالم ہو، عورت بھی بدبخت ہو سکتی ہے۔ سجل کی طرح تماشے کرنے والی، جھگڑے اور رشتوں میں زہر بھرنے والی، میکے کی فکر اور سسرال کو قید خانہ سمجھنے والی، گھر کو جہنم بنانے والی، اور پھر انجام سجل سا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت ایک جیسی ہے، انجام سے پہلے سدھر جائے، ورنہ زندگی جب تھپڑ مارے گی پھر پچھتاوے کا موقع بھی نہ ملے گا۔ شوہر کی کمائی پہ راضی رہ کر گھر کو جنت بنا لے، چھوڑ دیں رشتوں میں زہر بھرنا۔ یہ تحریر آپ کو کیسی لگی اور اپنی رائے ضرور دیں۔ پوسٹ اچھی لگی تو دوسروں کے بھلائی کے لیے شیئر ضرور کریں۔ اب ہماری ملاقات ہوگی ایک اور خوبصورت کہانی کے ساتھ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے سنت لائیو۔